अस्सलाम वालेकुम। मैं हनीफ मोहम्मद आपके प्रोग्राम जुस्तजू के साथ हाजिर हूँ। जी, जुस्तजू, कोशिश। बंदा कोशिश करता रहे तो मैं समझता हूँ कि वो हर चीज़ हासिल कर सकता है। शर्त यह कि उसमें सच्चाई हो, ईमानदारी हो, लगन हो, तो कोई चीज़ नामुमकिन नहीं है। आज के हमारे मेहमान भी कुछ इसी तरह के हैं। मिस्टर अकबर खान, स्कल्पचरिस्ट, जी, मुजस्मा साज, पेंटर, एक्टर और पता नहीं क्या क्या। आप 1991 से एज एन एक्टर काम कर रहे हैं। मॉडलिंग भी की है आपने, डिफरेंट चैनल में। थिएटर आपने बहुत किया है, साथ साथ स्कल्पचरिस्ट बन गया, मुजस्मा साजी की आपने, और इसके अलावा डिफरेंट चीज़ें आपने की हैं। तो मैं चाहूँगा कि आप उनकी अपनी ज़बानी सुने कि ये इनके अंदर कैसे चीज़ें पैदा हो गई। नॉर्मली एक्टिंग करना इज़ वेरी डिफरेंट और स्कल्पचरिस्ट होना इज़ अ वेरी डिफरेंट। मुजस्मा साजी वो तो एक, मतलब मैं समझता हूँ ये इतना आसान काम नहीं है। एक्टिंग तो फिर भी खैर आप किसी को पोर्ट्रेट कर लेते हैं, लेकिन एक किसी चीज़ को बनाना, तराशना बहुत बड़ा काम है। तो आए बात करते हैं अकबर खान साहब से और पूछते हैं कि ये कब, कहाँ और कैसे इनमें ये सलाहियत पैदा हुई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अकबर भाई, थैंक यू वेरी मच, आप आए प्रोग्राम में। अकबर भाई, मैं तो खैर आपको काफ़ी अर्से से जानता हूँ। एज एन एक्टर मेरी आपकी मुलाकात हुई थी काफ़ी अर्सा पहले। बाद में पता चला कि आप मुजस्मा साजी भी कर रहे हैं, पेंटिंग भी कर रहे हैं, और थिएटर आपने बहुत किया। तो ये बताएं मुझे कि चलो ठीक है, हम पहले बात करते हैं एक्टिंग की, क्योंकि वो आपने 1991 से शुरू किया हुआ है काम, ऑलमोस्ट 32 ईयर्स नाउ। तो 1991 में तो इतने सारे चैनल्स मैं नहीं समझता कि थे, वेरी फ्यू, आई मीन, है ना। तो आपने कैसे स्टार्ट लिया, आई मीन फ्रॉम थिएटर या फ्रॉम टीवी, या कैसे, मतलब 1990 और 91 में थिएटर वर्कशॉप शुरू हुआ था आर्ट्स काउंसिल में, यूनेस्को और आर्ट्स काउंसिल के ताउन से। अच्छा। तो 3 वर्कशॉप हुए थे। पहले वर्कशॉप से जो है वो अली अहमद साहब, बड़े सीनियर थिएटर डायरेक्टर, राइटर, तो उनका वर्कशॉप था। फिर अंजुम एयाज साहब, वो डायरेक्टर भी हैं और स्कल्पचरिस्ट भी हैं। फिर तलत हुसैन साहब का, उनको तो सब जानते हैं। वाह वाह वाह। तो वो तीनों वर्कशॉप इत्तेफाक से मैंने किए। अच्छा, मुख्तलिफ लोगों ने एक एक किया था, लेकिन मुझे शौक था तो मैंने तीनों किए। फिर आहिस्ता आहिस्ता जो है वो अपना वहाँ से जब हम ये करके निकले तो मुख्तलिफ फिर आपस में ही लड़कों ने और जो दूसरे ग्रुप थे, हम लोगों ने आपस में ग्रुप बनाए। तो हम लोग आपस में एक दूसरे के साथ काम करते रहते थे। अच्छा। थिएटर। तो थिएटर से जो है वो हमें ये फ़ायदा हुआ कि आगे टीवी की तरफ जाने में तो बड़ी, मतलब अप्रिशिएट करते हैं थिएटर वालों को। जी जी। कि भाई ये थिएटर का बंदा है। तो इस तरह से हम थिएटर करते रहे। फिर मैंने एक अपना ग्रुप बनाया कराची थिएटर के नाम से। तो उससे मैं अपने ड्रामे खुद डायरेक्ट करता था और वो करता था। बड़ा थिएटर के ड्रामों को डायरेक्शन किया, वेरी गुड। तो वो अच्छा, क्योंकि थिएटर मेरा बड़ा शौक था। फिर मैं साथ साथ टीवी करता रहता था, लेकिन मैं थिएटर की वजह से बाज़ दफ़ा टीवी छोड़ देता था कि भाई थिएटर हो रहा है। थिएटर मुझे ज़्यादा वो लगता था। बहुत अच्छी बात। तो काफ़ी मैंने थिएटर के तो तकरीबन कोई मेरा ख्याल है 100, 150, 200 ड्रामे किए होंगे मैंने। अच्छा। थिएटर के तो, और अपने ग्रुप से भी तकरीबन 25-30 ड्रामे मैंने किए। तो इस तरह से चलता रहा सिलसिला। और जहाँ तक ये एक्टिंग ज़ाहिर है, ये टीवी, फिर टीवी भी साथ साथ। फिर अब ये हुआ कि आहिस्ता आहिस्ता जो है वो थिएटर थोड़ा सा कम होता गया। यहाँ पे हॉल कुछ कम हो गए, अब सिर्फ आर्ट्स काउंसिल रह गया। पीएसीसी में करते थे, पीएनसीए में करते थे। पीएनसीए में हमने बहुत ड्रामे किए, पाकिस्तान नेशनल काउंसिल ऑफ आर्ट, और आर्ट्स काउंसिल में किए, और पीएसीसी में किए। फिर हमने लाहौर, इस्लामाबाद, इधर उधर जाके वहाँ भी किया, वहाँ पे भी जाके किए। अच्छा, एक बात, मैं सॉरी बात काट रहा हूँ आपकी, ये मुझे बताएं कि देखिए थिएटर में नो डाउट बड़ा ही टैलेंटेड बंदा खड़ा हो सकता है थिएटर, क्योंकि आपको पता है ऑन द स्पॉट कोई आपकी ना तो आप उसको रिवर्स कर सकते हैं, ना रीट्राई कर सकते हैं, ना रीटेक कर सकते हैं, लाइव प्रोग्राम।
तो थिएटर करना इतना मुश्किल, लेकिन जो इंफॉर्मेशन है सब जानते हैं कि थिएटर में वो पेमेंट नहीं होती जिससे आदमी सरवाइव कर सके। ऐसा रहा है आपके साथ मुश्किलात? हाँ, मतलब ये है कि अब हम जैसे वो आपस में ग्रुप बना लिए थे, तो हम अगर थिएटर करते थे तो हमें ये है कि जैसे आर्ट्स काउंसिल वाले हॉल दे देते थे, पीएसीसी वाले दे देते थे हॉल, पीएनसीए वाले वो हमें हॉल फ्री देते थे, लेकिन जो थोड़ा बहुत खर्चा होता था वो हम अपने पास से करते थे। जो ग्रुप्स हैं वो अपने पास से करते थे। कुछ फिर आहिस्ता आहिस्ता जब हम चलते रहे तो कुछ ऐसा हुआ कि छोटे मोटे स्पॉन्सर मिल जाते थे, तो कुछ बैनर मिल जाते थे, तो हम लोग कर लेते थे। मतलब ये कि शौक था, हम लोग बस करना है थिएटर। लेकिन अकबर भाई, आपने बताया कि थिएटर की वजह से आपने बहुत से टीवी के ड्रामे छोड़े, ये तो जुनून है ना। लेकिन जहाँ से पैसा नहीं मिल रहा, ये फन से मोहब्बत है आपकी। नहीं, क्योंकि थिएटर की वजह से यूँ ड्रामे ये होता था कि अब वो थिएटर हो रहा है वो लाइव। जी। अच्छा, अब टीवी का ड्रामा आ गया, अब हमने रिहर्सल भी करनी है। अच्छा, थिएटर की रिहर्सल कम से कम हमें महीना, 20 दिन, 1.5 महीना इस तरह से भी हम लोग करते थे। अच्छा। तो जाहिर है उसको परफेक्ट करना होता था। और अब उसमें उस दौरान जो है फिर वो अगर थिएटर उस वक्त हमारा आज थिएटर है और हमारी रिकॉर्डिंग है, तो मैं जाहिर है मना करना पड़ता था कि वो लाइव है। वहां पे तो चाहे आपको बुखार हो या तबीयत खराब हो, तो आपने सब्स्टिट्यूट उसका रखते थे कोई एक बंदा कि भाई अगर बहुत ज्यादा इमरजेंसी है तो अपना वो कर लेता था। मेन कैरेक्टर तो जो उसको तो आप रिप्लेस नहीं कर सकते थे। और फिर इतनी मेहनत पीछे की हुई है आपने, 15 दिन, 20 दिन, महीना, 1.5 महीना रिहर्सल, तो वो बंदा नया आके कैसे उसको टैकल करेगा? इट्स वेरी डिफिकल्ट। मतलब इतना है कि वही तो मैं कह रहा हूँ कि थिएटर में अगर आपको बुखार भी है और तबीयत भी बहुत खराब है, लेकिन आपने परफॉर्मेंस वही देनी है वहां पे। मतलब अब ये मैं दूं छोटी सी मेरी वालदा का इंतकाल हुआ। अच्छा। तो थिएटर हो रहा था, तो अब मैं अपना जाहिर है सारा कुछ करके फिर उसके बाद ना रात में मैंने कहा कि अच्छा मेहमान भी आ रहे हैं सब कुछ, तो दिन अब शाम में थिएटर था। तो फिर मैंने अपने कज़न से कहा जरा थोड़ा संभाल लेना, तो यार मुझे जाना है। तो मैंने किसी को नहीं बताया, खामोशी से मैं चला गया थिएटर करके और फिर आया, किसी ने पता चला, लेकिन वो करना पड़ता है, जाहिर है वो लोग बैठे हुए। देखिए लोग अकबर भाई नॉर्मली जब आर्टिस्ट को देखते हैं ना, तो वो इमीडिएटली ख्वाहिश शुरू कर देते हैं कि हमें भी एक्टर बनना है। ये आप बताएं कि क्या फीलिंग होती होगी आर्टिस्ट की, क्या फीलिंग होगी आपकी उस वक्त? वालदा का इंतकाल हुआ है, लोग आए हुए हैं और आप उन सबको भुला के थिएटर में परफॉर्म कर रहे हैं अकॉर्डिंग टू द कैरेक्टर जो आप प्ले कर रहे हैं, और परफॉर्मेंस हमने वही देनी है, उस पर तो कॉम्प्रोमाइज नहीं है। उस पर तो खैर जिस तरह की आपकी मोहब्बत है फन से अपने, हमने उसमें हम कॉमेडी भी कर रहे हैं। जी। और हंस भी रहे हैं, शोर शराबा भी कर रहे हैं, सब कुछ। लेकिन ये कि हमने ऑडियंस को जाहिर नहीं होने देना कि भाई हमारे साथ क्या गुजर रही है, नहीं हमारे साथ क्या गुजर रही है। हाँ, लेकिन ये कि जाहिर है अब लोग आए हुए हैं, वहाँ टिकट लिया हुआ है उन्होंने, तो जाहिर है वो बैठे हैं, तो एक लाइव चीज है, तो वो तो कहना। हाँ, टीवी का तो ये है कि चले आप आज रिकॉर्डिंग नहीं रखते यार, ये हो गया प्रॉब्लम, जी। तो दूसरे दिन कर लेंगे, ऐसे ही होता है। तो वो कोई ऐसा वो नहीं है। लेकिन ये तो और इसमें बड़ा मजा आता था हमें थिएटर करने में कि अब जाहिर है रिहर्सल तो होती थी जी। तो काफी दिन, महीना, 20 दिन, कभी 1.5 महीना। तो लेकिन फिर भी बाज़ दफ़ा ये होता था कि आर्टिस्ट जो है ना वो लाइव उसमें ना, अब ऑडियंस को हम नहीं पता चलने देते थे कि भाई ये भूल गया है। बड़ा मजा आता था जी। क्योंकि हम एक थिएटर आगे कर रहे होते थे जो स्टेज पे, और उसके जो बैक स्टेज जो है ना, वो हम लोगों की अपनी अलग एक वो तफरी चल रही होती थी कि अरे यार तुम्हारी एंट्री है और ये है, अब यार जल्दी जाओ। अच्छा, अब वो एकदम जरा सा देखा थोड़ा लेट हो गया तो उसको पीछे से धक्का दे दिया, तुमने जाना था ये तो अच्छा, उसमें पब्लिक को बड़ा मजा आता था हम लोगों को। तो कई दफा ऐसा हुआ मैंने धक्का दे के भेजा कि यार तुम्हारी एंट्री है, तुम खड़े हो यहाँ पे यार, तो लाइट जल गई है। तो अच्छा, बाज़ दफा ये होता था कि अब एक
पूरा पूरा सफा गायब, मतलब जाता है, हाँ पूरा सफा, दूसरा आर्टिस्ट गायब हो गया। अब मैं अगर परफॉर्म कर रहा हूँ या कोई और अगर थोड़ा सा समझदार होता है कि वो, तो उसको उस लाइन पे ले आता है, यार वो अच्छा तुम जो कह रहे थे कि यार वो जो तुम्हारे भाई ने यार तुम्हें एक दफा यार वो बहुत वो डांटा था और ये किया था, हाँ यार याद आया वो बड़ा, तो उसको वो फिर वापस उस वाह वाह वाह। अच्छा वो उसमें ऑडियंस को नहीं पता। हाँ, हाँ। अब वो अगर हमारे थिएटर के कुछ लोग अगर बैठे हैं तो वो थोड़ा बहुत समझ जाते थे कि यार ये यहाँ पे कुछ गड़बड़ हो रही है, लेकिन ये ऑडियंस। और अब देखिए, आपको तो हम पब्लिक को दिखा रहे हैं ना, आपको वो जो प्रोफेशनल्स बैठे हुए एक दफा मतलब ये कि 5 सफे छोड़ दिए, आगे लाइन बोल दी, अब वो क्या करें, उसको वापस पीछे लाना, उसको बड़े तरीके से या उसको मैनेज करना, तो ऐसा होता था बाज दफा। देखिए, इसीलिए अकबर भाई कहते हैं कि थिएटर के जो आर्टिस्ट होते हैं ना, आई मीन स्टेज के या थिएटर के, ये बहुत स्मार्ट होते हैं और इनको बहुत स्मार्ट होना पड़ता है, क्योंकि वहाँ बहुत सी चीज़ें संभालनी पड़ती हैं इनको अकॉर्डिंगली जो हालात होते हैं। जैसे आपने कहा 5 सफे, आप बताएं कि वो इतना आगे निकल गया, उसको रिवर्स लाना बड़ा मुश्किल है। हाँ वो ना, और पब्लिक को पता नहीं चल रहा है कि पब्लिक को नहीं। अबे वो घूम फिर के ले आते थे हम लोग। हाँ, वो तो काफी। एक दफा मैं वो अपना प्ले कर रहा था, तो एक को मैंने गालिब बनाया था। अच्छा। मिर्जा गालिब। तो वो लाइट, अच्छा मैं उधर पूरा सेटिंग लाइट पे, साउंड पे, इस पे मैं बैठा हुआ। अब मैं देख रहा हूँ कि मैंने लाइट दे दी है और एंट्री होनी है यहाँ पे गालिब की, तो यार आए नहीं, और म्यूजिक भी मैंने चला दिया है। अच्छा थिएटर की जबान में जो है ना, अगर गैप आ जाए ना और थोड़ा सा स्टेज खाली या गैप, तो वो बहुत बुरा माना जाता है। जी बिल्कुल, कि यार ये क्या है, वो एक सेटिंग होती है कि इतना गैप नहीं है या इतना गैप होना चाहिए। बाद दफा हम सेट चेंज कर रहे होते थे, तो बस लाइट बंद की और सेट हुआ चेंज, वापस एंट्री हुई। बिल्कुल बिल्कुल। तो अब वो जो गालिब साहब बने हुए थे, अब वो खड़े हुए विंग में बिल्कुल रेडी, तो अब वो अंदर आने, अच्छा उनको कुछ कंफ्यूजन हो गई कि शायद इस टोन के बाद मुझे जाना है, म्यूजिक के टोन क्यों हाँ, लेकिन उसको पहले जाना था। अब मैं एकदम, मैंने कहा आया नहीं है, तो मैं उठ के जल्दी से ना पीछे गया विंग में, तो वो खड़े हुए थे। अरे मैंने पीछे से लात मारी, मैंने कहा जाए एंट्री। वो जैसे गए तो वो अपना कमर को मसलते हुए, और वो मतलब पोजीशन वही रखी गालिब वाली, और वो अंदर गए, फिर अपना लाइनें बोलना शुरू की। बड़े बड़े मतलब लतीफे होते हैं। लेकिन देखिए आप, इतनी चीजें हो रही होती हैं और पब्लिक को महसूस भी नहीं होता। हाँ, नहीं, यही तो फन है। थिएटर में बड़ा मजा आता है, और बड़ा एक लाइव हमारे मतलब जो लोग ऑडियंस देख रही है, उससे पीछे जो हम लोग कर रहे हैं बैक स्टेज, तो वो हमें अलग तफरी है कि यार ये है, जल्दी से। अब वो किसी ने पता चला जैकेट नहीं पहनी, किसी ने पजामा नहीं पहना, और जल्दी करो, ये करो, वो करो, बड़ा फास्ट काम करना पड़ता है। बाज़ दफा तो बस आप यूं निकले और दूसरी घूम के आए, आपने कपड़े चेंज करने। अब सोचें, आप एक विंग से निकले लेफ्ट से, राइट से आना, कपड़े चेंज, और इतने हिस्से में जाते जाते चलते चलते चेंज करना। इतनी तेजी, वाह वाह वाह। जैसे मैं एक शो करता था, वो माइम शो। अच्छा थिएटर की एक फॉर्म है कि ये एक तो ये जाहिर डायलॉग वगैरह ये वो सारा स्क्रिप्ट, लेकिन वो माइम शो जो होता है तो वो उसमें स्क्रिप्ट नहीं होता, मतलब ये वो बोलते नहीं है। अच्छा, हाँ बिल्कुल साइलेंट। जैसे आप चार्ली चैपलिन है, जेरी लूज है, मिस्टर बीन है। मिस्टर बीन भी बहुत तो वो नहीं, तो मैंने उन सबको मिक्स करके एक वो बनाया था, तो बनाता था मैं इसकी स्किट छोटे छोटे ना, तो वो हम लोग करते थे, तो वो मैंने किए। उसके अंदर मैं एक स्किट था, तो उसमें मैं तकरीबन कोई 30 या 35 कपड़े पहनता था। अच्छा, एक साथ। अच्छा, हाँ, फिर आखिर में कोट वोट ये वो सब बिल्कुल रेडी, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, कहीं पजामा, कहीं नेकर, कहीं पजामा, कहीं कुछ, कहीं जैकेट, कहीं कमीज, कहीं चेंज कर निकल गया। नहीं, वो एक स्किट बनाया था। अच्छा अच्छा, यहाँ आजकल के माहौल के हिसाब से कि वो पार्क में आके बैठा है थक हार के, तो क्या गर्मी लग रही है, वो नलका देखा तो यार नहा लें। अब वो फिर एक कपड़ा उतारता है, वो कहता है ये क्या, फिर दूसरा, तीसरा, चौथा, अब लोगों को मजा आ रहा है कि मतलब ये क्या। तो आखिर में बिल्कुल
अपना शॉर्ट पहन के वो फिर नारा क्या बात है। अच्छा अकबर भाई, इसी को कंटिन्यू करेंगे, यहाँ लेते हैं हम छोटा सा ब्रेक, लेकिन बहुत मज़ेदार बातें हैं ये तो, मेरे ख्याल से पब्लिक को पता होनी चाहिए। तो ब्रेक के बाद फिर आते हैं, इसी को कंटिन्यू करते हैं। आप कहीं भी मत जाइएगा और मुझे बताएं आप कहीं भी नहीं जाएंगे। छोटे से ब्रेक के बाद फिर आते हैं, प्लीज़। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं कि अकबर भाई कैसी बातें बता रहे हैं। हमें पता भी नहीं होता कि स्टेज के पीछे क्या हो रहा है। वाह भाई वाह। टीवी के ड्रामों को छोड़ देना स्टेज के लिए, ये मैं समझता हूँ कि फन से मोहब्बत है। बहुत बड़ी बात है, वरना टीवी का ड्रामा बहुत बड़ी अहमियत होती है, क्योंकि हमारे थिएटर या स्टेज पे वो पेमेंट तो नहीं होती जिससे आदमी सरवाइव कर सके। तो आए उसी को कंटिन्यू करते हैं कि और क्या क्या इनके तजुर्बात रहे थिएटर में और स्टेज करते हुए। जी अकबर भाई, कंटिन्यू करेंगे हम। तो आप, ये वजह थी, एक तो फन से मोहब्बत, दूसरा आपने हमेशा एंजॉय करके काम किया है, जो मैंने महसूस किया है। और क्या ऐसी चीज़ जो आप समझते हैं कि ये नॉर्मली लोग बताते नहीं, ज़रा बताएं आप, शेयर करें आप। इसमें ये है कि हमने जिन उस्तादों से सीखा, जी जी, तो उसमें दो तीन उस्ताद जो थे वो बड़े सख्त थिएटर के मामले में जी, और अली अहमद साहब, अच्छा, यानी इतने वो थिएटर के वो थे, मतलब समझ ले कि उनको क्रेज था, सारी जिंदगी उसमें उन्होंने गुजार दी। अच्छा, तो और काम जब लेते थे बहुत सख्त। आप मजाल है कि कोई ज़रा सा भी गलत कोई वो कर लें, मतलब ये कि मूव गलत कर लें या वो कर लें या लाइन गलत बोल दें, तो वो बड़ी सख्ती करते थे। इसी तरह से आप मतलब ज़ाहिर सभी जानते हैं और पुराने लोग ज़्यादा जानते हैं, कमाल अहमद रिजवी, हाँ, अलिफ नून जो है ना, अलिफ नून जो जी, तो वो भी शुरू से थिएटर करते हैं। तो अब उनके जो मतलब आखिरी जब यहाँ ये कराची आ गए थे, तो मैंने ही उनके साथ एज ए असिस्टेंट उनके साथ काम किया। अच्छा, तकरीबन उनके 6-7 ड्रामे जो है मैंने असिस्ट किए। तो आखिर में बस वो मैं असिस्ट करता था, फिर तो बाद में उनका इंतकाल हो गया था। तो वो बहुत सख्त, और बल्कि मेरे दौर में तो थोड़ा सा नर्म हो गए थे, लेकिन कुछ लोग बताते हैं जो उनके साथ काम करते थे, कहते थे ये इतने सख्त थे कि ये थप्पड़ भी मार देते थे, कि मतलब वो बिल्कुल कंप्रोमाइज नहीं करते थे काम के मामले में। वेरी गुड। और बड़े सख्त इसमें देखिए, इससे अकबर भाई होता ही है कि वो सख्ती हमें उस वक्त बड़ी अजीब सी लगती है, क्योंकि लोग भी होते हैं, लेकिन वो हमारे लिए बेहतर चाह रहे होते हैं। वेरी एंड सिंपल। देखें ना, आज आप उनको याद कर रहे हैं तो उनको ये एक तरह से दुआ दे रहे हैं आप उनको। नहीं, वो एक अपने फन को, या जो उन्होंने इतनी जिंदगी गुजारी, तो मतलब वो बस समझ लें उसके अंदर वो गुम है। वो जो अली अहमद साहब थे, कमाल साहब थे, और एक दो हमारे जो टीचर थे, यानी कि बस वो किसी गलत चीज बर्दाश्त नहीं करते थे। तो वो जाहिर है, अब ऐसे लोगों के साथ सीखना बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। मैं तो बल्कि ये भी कहता था कि मतलब कमाल साहब के साथ काम करना मौत को दावत देना है, मतलब इतना सख्त काम वो लेते थे। लेकिन सर क्या बात है, तो क्या कलाकार रहे हैं वो भी ना। और मैं बल्कि ये मेरा मतलब खुशनसीब है कि मैंने उनके साथ असिस्ट किया, ड्रामे की, बहुत कुछ सीखा होगा आपने। बहुत कुछ सीखा और बहुत कुछ सीखा। अली अहमद साहब के साथ बड़ा सीखा, अंजुम मियां साहब, तलत हुसैन साहब का अपना एक वो है, ये थोड़ा सा सॉफ्ट थे, लेकिन ये कि जाहिर है काम के मामले जरा सा कभी कभार आ जाता था गुस्सा। अंजुम मियां साहब बड़े इजीली काम कराते थे, बड़े प्यार मोहब्बत से। तो अच्छा, बाज कुछ ऐसे हैं बड़े हंस बोल के करा लेते हैं, तो उसमें भी लोग कर लेते हैं।
हाँ, उसमें मैं समझता हूँ जरा ज्यादा बेहतर परफॉर्मेंस आती है, मेरा अपना ख्याल है। हाँ नहीं, अपना अपना स्टाइल अपना है, स्टाइल है। और बाज जो है ना बड़ा एकदम से डर के, जैसे जो बाकी उस्ताद थे तो ये नहीं यार भाई टाइम पे, अच्छा पंचुअलिटी, टाइम पे पहुंचना है रिहर्सल में, जी बिल्कुल, टाइम पे आना है, मजाल है क्या प्ले शुरू करना है 8 बजे तो 8 बजे करना है। तो अच्छा, इसमें बड़ा एक सेटिंग होती थी हमारे। इतना 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 टाइम का ख्याल रखा जाता था। असल में ये एक तो ये जो आप कह रहे हैं ना थिएटर, एक ये थिएटर है, ठीक है ना। अब एक ये है जो आजकल होता है स्टेज ड्रामा, वो उसको स्टेज कहते हैं। वो तो आए स्टेज पे, उन्होंने परफॉर्म किया, कॉमेडी की, 10 मिनट तुमने बोलना है, 15 मिनट तुमने बोलना है, तुमने मजाक करना है, बस चले आए। लेकिन हमारा जो थिएटर है वो बाकायदा एक स्क्रिप्ट है, जी जी, बाकायदा मूव है। अच्छा, उसमें आपको हैरत होगी कि माइक नहीं होता हमारे जो थिएटर पे ना। हाँ 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 बिल्कुल, माइक नहीं होता। Exactly. अब ये इसमें तो ये स्टेज ड्रामा में उन्होंने माइक लटकाए हुए हैं, वो अजीब, बस सीधे सीधे खड़े होके स्टैंड अप कॉमेडी कर ली, जो जैसे आप देखते हैं इस तरह। तो थिएटर वाले का जो लेकिन हमारी बाकायदा एक मूव जी मूव है, स्क्रिप्ट है, आवाज भी ऐसी हो कि आखिर लाइन तक और यकीन करें हम बोलते थे ना आर्ट्स काउंसिल में हमने माइक नहीं लगाया है, अब ओपन एयर में, और यानी जो आवाज बैलेंस आगे वाले को जा रही है वही आवाज सबसे पीछे वाले को जानी चाहिए। वाह वाह वाह। अगर आप आहिस्ता से भी बोल रहे हैं ना कि जैसे कोई काना भूसी करनी है तो वो भी आवाज वहां पहुंचे। ओह बिल्कुल ना, तो उसका एक वो हम लोग सीखते थे, वाह वाह वाह। तो बड़ा एक हमने तो मतलब पूरा समझ ले कि बाकायदा उसका एक आवाज का वो जी बिल्कुल चीखते थे। जी बिल्कुल। अच्छा, चीखना भी नहीं, हाँ, परफॉर्मेंस भी देनी है। वरना चीख के आदमी बुला सकता है वो, जैसे आवाज देते हैं, लेकिन वो परफॉर्मेंस तो नहीं आएगी। आपको मतलब एक्सप्रेशन भी नजर आने चाहिए, परफॉर्मेंस भी, साउंड का भी, तो वो आप सोचें उसमें वो थोड़ा सा। अच्छा, आज तक ये था अकबर भाई के हम अप्रिशिएट तो करते हैं थिएटर वालों को, लेकिन आज पता चला कि वाकई बहुत बारीकियां भी हैं, और यही वजह है कि थिएटर वालों को वाकई मतलब एक डिफरेंट मकाम हासिल है कंपेयरिंग टू द टीवी आर्टिस्ट, यू कैन से, या फिल्म आर्टिस्ट ना। क्योंकि यहाँ एक तो ये है कि हम रीटेक कर सकते हैं जी, सही, ड्रामे में या फिल्म में, ठीक है ना, लेकिन थिएटर में तो रीटेक का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है। तो वन हैव टू बी वेरी केयरफुल ना। और फिर जो बारीकियां बता रहे हैं, वाकई पहली जो लाइन में बैठा है और जो आखिरी लाइन में बैठा है, आवाज का लेवल ऐसा ही हो कि उसको भी वही आवाज पहुंची जो, तो ये तो बहुत बड़ी बात है। और सबसे बड़ी बात है कि आप लाइव कर रहे हैं ना, तो मतलब आपको रिजल्ट फौरन मिलता है। बिल्कुल फौरन मिलता है। जी जी। टीवी पे आप ड्रामा कर रहे हैं तो उसका रिजल्ट आपको 1 हफ्ते बाद मिलेगा, डिपेंड करता है ना, कि अगर आप कहीं नजर आ गए यार वो ड्रामा बड़ा अच्छा था यार, अच्छा काम किया आपने, तो मतलब 1 मिला, दूसरा मिला, तीसरा मिला लोग, लेकिन ये फौरन वहीं उधर ही रिजल्ट मिल जाता है। आपने अच्छा किया तो रिजल्ट मिल जाएगा, आपने सही नहीं किया तो तो भी रिजल्ट मिल जाएगा। तो वो मतलब लोगों के एक्सप्रेशन से रिजल्ट मिल जाएगा, यार क्या है यार, और वो फौरन क्लैपिंग हो जाएगी। वाह वाह, बड़ा मजा आता है। अच्छा, हम इंतजार करते थे कि यार हम अपना अच्छे से अच्छा काम करें ताकि हमें जब अप्रिशिएट करें लोग तो बड़ा अच्छा लगे, तो फिर क्लैपिंग होती थी, तो बड़ा उसमें फिर आपस में यार। अच्छा, इतना कुछ करने के बाद अकबर भाई जब आप टीवी की तरफ आए, वो तो एक डिफरेंट दुनिया है, बिल्कुल मुख्तलिफ दुनिया कह सकते हैं आप, उसका कोई कंपैरिजन नहीं है। तो वहाँ आपने अपने आप को कैसे मैनेज किया? मैंने देखा है अक्सर थिएटर वाले जो आए हैं ड्रामा इंडस्ट्री की तरफ, वो इतना सरवाइव नहीं कर पाए। द रीज़न बिहाइंड कि वो जो जिस माहौल से आते हैं वहाँ पंक्चुअलिटी, मूवमेंट, एवरीथिंग लाउड, क्योंकि हमारी टीम में तो लाउड नहीं है ना, क्योंकि आपके पास माइक लगे हुए होते हैं। तो उसको आपने कैसे मैनेज किया? मतलब जाहिर है थिएटर के साथ साथ जो है वो थोड़ा बहुत जो है जहन बना के भी टीवी पे भी करें। बिल्कुल। तो छोटे मोटे जो भी कैरेक्टर मिलते थे तो यार ये टीवी भी कर रहे हैं, अच्छा। लेकिन ये है कि जब हम जाते थे टीवी के लिए या कोई बुलाता था तो वो हमें बड़ा अप्रिशिएट करते थे कि भाई ये थिएटर का बंदा है, exactly. और बड़ा खुश होते थे कि यार थिएटर का आर्टिस्ट है यार। तो ये है कि टीवी वाले जो है ना थिएटर वालों को अप्रिशिएट करते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। लेकिन
बाज जो है वो मतलब वो नहीं है कि यार ये थिएटर का है वो है, ये मतलब वो थिएटर वाला अलग और ये स्टेज ड्रामा अलग। जी जी बिल्कुल। तो आप जो कह रहे हैं ना कि वो जरा सा वो नहीं करते, तो वो ये स्टेज वालों को जरा सा वो कहते कि यार ये क्या है, कॉमेडी क्या है, तो इस वजह से थोड़ा सा फर्क डिफरेंट है। हाँ, थिएटर के आर्टिस्ट लेकिन में और स्टेज के। थिएटर का जो है वो तो जाहिर है एक रियलिस्टिक या वो वैसा रियल थिएटर या आर्ट थिएटर कह सकते हैं, तो वो है। तो लोग हमें वहां पे टीवी के लिए जब तो जाते आप जब देखें, होता ही है कि कैमरे के सामने आना और पब्लिक के सामने आना दोनों डिफरेंट चीज़ें हैं। अब जब आप कैमरे के सामने आते हैं तो वो कुछ और ही एंगल हो जाता है आपका, क्योंकि वो तो एक ओपन होता है, लोग होते हैं, आप उसमें परफॉर्म कर रहे हैं और आपको पता है कि आपको अभी पता चल जाएगा कि आपने क्या किया, अच्छा किया या बुरा किया। अब कैमरे के सामने तो जैसे आपने भी कहा कि समटाइम इट टेक्स 1 2 3 मंथ्स, यानी तो उसके बाद पता चलता है। तो जब आपने कैमरे के सामने अपने आप को पाया तो आपने कैसा मतलब लगा कि आई मीन वो इजी रहा था या इजी है या थिएटर? नो डाउट मैं समझता हूँ कैमरा ही इजी होगा आपके लिए, क्योंकि आप इतना बड़ा काम करके आ रहे हैं पीछे से ना। तो आपको कैसा लगा फर्स्ट टाइम आप कैमरे के सामने आके बैठ गए और आपको परफॉर्म करवाया गया, तो आपको उस वक्त क्या महसूस? नहीं, हमें तो क्योंकि जब हम लाइव वहां पे 500 आदमी बैठे हुए हैं और हम कर रहे हैं, तो ये तो 10-12 लोग होते हैं मैक्सिमम, मतलब कैमरामैन ये वो, तो वो ऐसा। हाँ, बस इसमें ये है कि थोड़ा सा इसकी भी टेक्निक जरा सा समझनी पड़ती है कि भाई आपका ये क्लोज हो रहा है, ये लॉन्ग हो रहा है, ये है, ये ओटी हो रहा है, ये हो रहा है, तो वो थोड़ा सा बस वो समझना है। हाँ, वो समझना पड़ता है, लेकिन ये नहीं है कि घबराहट नहीं। जबकि हम थिएटर में जब अभी भी अगर हम एंट्री करने जाते हैं, जब पहली एंट्री होती है तो एकदम से अंदर से वो होती है, मतलब घबराहट सी कि ये बस पहला पैर रख रहे हैं, बस वो रखना होता है, बस वो रखना होता है। और जैसे ही वो पहुंचे और पहला लफ्ज बोला है तो बस फिर उसके बाद हम शुरू। तो सिर्फ एंट्री करते वक्त वो आज तक ये होता है। आप देखिए, हालांकि कितने साल हो गए, लेकिन बहरहाल ये एक थिएटर के बड़े आर्टिस्ट थे, हमने सुना था कि वो जब एंट्री करते थे तो उनको बुखार हो जाता था। ओहो। अब बस यानी इतना वो होते थे, और लेकिन परफॉर्मेंस देते थे फिर। मतलब वो एंट्री ही वैल्यू रखती है। थिएटर में एक ये चीज़ है, वेरी गुड, ये भी नोट करने वाली बात है। लेकिन थिएटर हमारे यहाँ, खैर चूंकि लोग थोड़ा सा दूर यूँ है कि थिएटर में पैसा नहीं है, आदमी सर्वाइव नहीं कर सकता। थिएटर की बाहर ममालिक में थिएटर की अपनी एक दुनिया है, उनकी अपनी एक पहचान है थिएटर के आर्टिस्ट, बड़े बड़े ग्रुप हैं और कर रहे हैं। अच्छा, इसी तरह से मैं आहिस्ता आहिस्ता जो है वो अपना टीवी स्टार्ट किया। अच्छा, उस जमाने में पीटीवी होता था, एनटीएम होता था। जी बिल्कुल। एनटीएम करते थे। अच्छा, प्राइवेटली कुछ बन रहे हैं तो वो एनटीएम के लिए बन रहे होते थे, तो एनटीएम के लिए काफ़ी मैंने ड्रामे किए। तो वो उसमें कॉमेडी, एक खाको का प्रोग्राम आता था, चटपटे। फिर कुछ प्राइवेटली छोटे छोटे सीरियल बनते थे 7 एपिसोड के, साहिल से दूर तनवीर जमाल साहब ने बनाया था, तो वो किया। फिर इस तरह से आहिस्ता आहिस्ता, बल्कि तलत साहब वो डायरेक्टर थे उसके, साहिल से दूर के। अच्छा। तो वो किया। फिर इसी तरह से उनके छोटे छोटे जो 7-6 एपिसोड के होते थे, एनटीएम के उस वक्त यही होते थे, वो किया। फिर आहिस्ता आहिस्ता आते, उस वक्त जो प्रोडक्शन हाउस थे तो वो एक आदि थे, आपने लिमिटेड कर रहे थे। एग्जैक्टली। तो और चैनल तो थे ही नहीं। फिर टीवी पे जाते थे, टीवी पे उस वक्त जाना बड़ा वो होता था जी। तो बहरहाल जब टीवी पे एक एंट्री भी मिल जाती थी, बड़ा खुश होते थे कि यार टीवी पे आ रहा है। अब तो ये है कि इतने चैनल हैं। अब उसके बाद तो फिर जो चलते रहे तो फिर ये सिलसिला शुरू हो गया। फिर तो मैं लगातार ड्रामा किए, बहुत किए, नो डाउट। अब भी आपको जहाँ मौका मिलता है आप करते हैं, क्योंकि ये तो आपके अंदर अच्छा बसा हुआ है ना। लॉन्ग प्ले किए, सीरियल किए, सिटकॉम किए, टेलीफिल्म की, मतलब काफ़ी सीरियल मैंने तकरीबन कोई। अच्छा, इतना काम किया आपने, एक्टिंग, थिएटर में भी, टीवी में भी, मॉडलिंग भी आपने की है। ये सारी चीज़ें तो एक अलग मीडियम है, मैं समझता हूँ। एकदम से स्कल्पचर्स बनना, ये कैसे, कि मतलब ये कहाँ से, क्या कोई पहले से आपके अंदर ऐसा आपने फील किया था कि यार मैं मुजस्मा साज बन सकता हूँ, या कोई मतलब ये तो क्योंकि डिफरेंट है ना। एक्टिंग तो पोर्ट्रेट करते हैं हम किसी भी कैरेक्टर को ना, किसी भी
चीज़ का मुजस्मा बनाना, वो ये बिल्कुल अलग सी चीज़ है। तो ये कैसे आप में आया, ये इसका बताएं आप मुझे। ये भी मतलब जाहिर है, जैसे एक्टिंग जो है वो आप किसी लाइव लोगों को देखते हैं, जो भी कैरेक्टर देखते हैं आसपास अपने। अच्छा, यहाँ मैं बात कर रहा हूँ, आई एम सॉरी, इसको हम कंटिन्यू करेंगे क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि स्कल्पचर्स जो है ना हमारे यहाँ बहुत कम है और इसको इतना सराहा भी नहीं जाता जो मकाम मिलना चाहिए। इसको हम कंटिन्यू करते हैं ब्रेक के बाद। तो छोटा सा ब्रेक पे प्लीज़ आप श्योर हमारे साथ जुड़े रहेंगे, मुझे पता है, क्योंकि अब जो बातें करने जा रहे हैं वो मुजस्मा साजी और जो इन्होंने मुख्तलिफ काम किए हैं उसके बारे में करेंगे। तो प्लीज़ कहीं जाइएगा मत, छोटे से ब्रेक के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक। हम बात कर रहे हैं अकबर खान साहब से और थिएटर, टीवी, और अब हम उनसे मुजस्मा साजी के बारे में बात कर रहे हैं और उनसे पूछते हैं कि उन्होंने क्या क्या इस फील्ड में भी गुल खिलाए हैं। तो आए बात करते हैं। जी अकबर भाई, मुजस्मा साजी, स्कल्पचरिस्ट, ये बड़ी बात है, ये इट्स अ वेरी कंफ्यूजिंग प्रोनाउंसिएशन वर्ड। ये बताएं कि मुझे एक चीज़ याद आ रही है कि आपका एक डिफरेंट एक लुक था, बड़े बड़े बाल हुआ करते थे और वो बड़ा यूनिक सा एक लुक था, वो कहाँ चला गया? वो मतलब ये ज़रूरी नहीं है कि मतलब आर्टिस्ट हो या स्कल्पचरिस्ट हो तो उसके बड़े बाल, ये मेरी शुरू से ही जो है वो थी एक लुक के बड़े बाल। नहीं, वो अकबर भाई वो लुक बड़ा ही यूनिक था, बिल्कुल डिफरेंट था। आई मीन रियली, देखिए ये तो खैर यू आर लुकिंग माशाल्लाह वेरी गुड नाउ, अभी बहुत अच्छे लग रहे हैं, बड़े फ्रेश भी हैं आज तो आज आप। लेकिन वो आपने पता नहीं कैसे रख लिया था उसको, काफी लंबा अरसा रखे रहे हैं आप मेरे ख्याल। नहीं, वो एक मैंने स्टाइल बनाया हुआ था और वो मुझे पसंद थे लंबे बाल। अच्छा, अब इतने आदत भी एक हो जाती है, अब लोगों को देखने से भी हो जाता है कि अब कहीं भी जाता है यार, अच्छा वो जो लंबे बाल वाले, अच्छा वो जो, मतलब इस तरह से भी पहचान हो गई थी। किसी से मुतासिर हो गए आपने? नहीं, मुतासिर हो गए नहीं, औरतों से मुतासिर होकर तो नहीं रखा था? नहीं, मतलब ये मुतासिर हो गए नहीं, एक वो अपना स्टाइल था। तो उस लंबे बाल की वजह से मुझे काफी कैरेक्टर मिलते थे। मैंने आपसे कहा ना, बड़ा यूनिक था वो आपका स्टाइल ना। देखिए ये आपको नॉर्मली आर्टिस्ट नहीं मिलेगा इस लुक में, क्योंकि उसको रखना पड़ता है अपने आप को ना कि ताकि यार कोई काम, लेकिन वो लुक बिल्कुल डिफरेंट था। जी, मतलब लोग तो नजर आ जाएंगे आपको, लेकिन आर्टिस्ट का इस लुक में मिलना। नहीं, उस लंबे बालों में जो है मुझे काफी हेल्प मिली और बड़े कैरेक्टर मिलते थे। वेरी गुड। और मुझे मतलब कैरेक्टर एक्टर भी ऐसे मिलते थे उसमें, और जो उससे शूट करते थे। तो बाकी एक ये है कि वो आर्टिस्ट के हवाले से अगर बात करें, ये स्कल्पचरिस्ट या पेंटिंग, तो एक वो भी लुक आ जाता था कि हाँ एक वो है। वही मैं कह रहा था कि वो आपके उससे मैच कर रहा था, उससे भी जो आपका एक अब बात हमारी ये हो रही थी कि ये एक्टिंग आपने थिएटर में की, बड़ा टफ काम था, फिर टीवी की तरफ आए, ठीक है, वो तो आपके लिए बड़ा नॉर्मल होगा। ये जो आप मुजस्मा साजी जो आपने शुरू कर डाली और ये डिफरेंट चीज़ों से आपने जो ये डिफरेंट आर्टिकल्स बनाए, ये कैसे मतलब ऑल ऑफ सडन आ गया आपके अंदर? ये कैसे हुआ, चेंज कैसे हुआ ये एडिशनल कैसे हुई चीज़ें आपके अंदर? ये असल में बस ऐसा मतलब कोई इत्तेफाक नहीं है। मुझे बचपन से शौक था टेक्निकल चीज करने का। अच्छा। तो मैं घर में भी जो होता था, छोटा होता था तो कोई चीज तोड़ दी, उसको जोड़ दी, या कोई खिलौना आया तो उसको अपना खोल के देखा कि इसमें क्या है, या कोई ऐसा बस ये करता था। बहन भाइयों की चीज़ों को मतलब तोड़ देता था, उसको देखता था कि क्या है, तो फिर कुछ चीज़ें अपनी तरफ से बनाने की कोशिश करता था।
तो वो तो एक शौक था, और साथ साथ वो भी शौक था बचपन में कि मैं फिल्में में भी देखता था, तो एक्टिंग का भी शौक था। तो फिर आहिस्ता आहिस्ता इत्तेफाक से ऐसा हुआ कि मुझे दोनों ही काम मिल गए। दोनों मतलब आपको ऐसा मिल गया जिसने आपको यहाँ भी गाइड किया। जी जी जी, वो ऐसा हुआ कि जो हम थिएटर करते थे तो हमारे जो टीचर थे उस्ताद अंजुम याद साहब, अच्छा, तो वो स्कल्पचरिस्ट भी हैं। अच्छा, पाकिस्तान के इस वक्त बड़े स्कल्पचरिस्ट हैं वो। अच्छा। तो अब उनसे मेरा इतना लगाव था कि हम उनके साथ थिएटर कर रहे होते थे, उनके ग्रुप में कर रहे होते थे। तो जब हमारा थिएटर वर्कशॉप छोड़ने के बाद भी ना मेरे उनसे बड़े अच्छे ताल्लुकात थे, बिल्कुल घर जैसी बात हो गई। तो मैं उनके आना जाना, तो वो स्कल्पचर कर रहे होते थे घर में, अपना काम कर रहे होते। तो अब मैं तो थिएटर के हवाले से बात करने जाता था, कोई ड्रामा हो रहा है तो जब वो कर रहे होते थे तो मैं बैठ जाता था। मैंने कहा सर ये बड़ा अच्छा है, तो सर मुझे भी बड़ा शौक है टेक्निकली वो, तो मैं बनाऊं। तो उन्होंने कहा कि करो, वाह, अच्छा है। तो मैंने कहा सर ठीक है, फिर आपसे भी थोड़ी सी हेल्प ले लूँगा मैं कि कैसे करना है। तो उन्होंने ऐसे ही मुझे वो करने के लिए कि भाई तुम अच्छा कुछ बना के लाओ। अच्छा। तो मैं गया, फिर मैं बना एक स्कल्पचर बनाया, थोड़ा सा वो किया, उनको देखता रहता था। तो जब दिखाया उनको बड़ा अच्छा लगा, कहना यार ये तो तुम बिल्कुल। फिर कोई भी चीज़ होती थी तो मैं वो उनसे गाइडलाइन ले लेता था कि सर इसको कैसे करना है, क्या है, इसको कैसे कटिंग करनी है, क्या करना है। तो वो स्टोन और मार्बल में बनाते थे। अच्छा। तो हाँ, तो वो मैंने फिर बनाए स्टोन में, मार्बल में, आयरन में, वुड में, फाइबर ग्लास में, तो थोड़े बहुत बनाए। तो मतलब क्ले में, यानी मुजस्मा साजी मार्बल में। Isn't it very difficult? उसको कैसे करते थे? स्टोन में वो कार्विंग करते थे। अच्छा। कार्विंग करते थे, फिर कुछ मशीनें हैं ग्राइंडर, उससे कटिंग ये वो। तो लेकिन ये है कि मैंने कभी वो वैसे फेस नहीं बनाए जो रियलिस्टिक। अच्छा। मैं वो भी एब्स्ट्रैक्ट बनाते थे। अच्छा। तो मैंने भी एब्स्ट्रैक्ट बनाए। फिर आयरन में भी कटिंग करके वो सारा बनाया, बहुत सारे स्कल्पचर। तो इसी तरह से फिर मैं करता रहा। तो इसमें मैंने तकरीबन कोई 4-5 एग्जीबिशनें की सोलो। वेरी गुड। स्कल्पचर की अपनी बनाई हुई चीजों। जी जी जी। वाह वाह वाह। तो आर्ट्स काउंसिल में पेंटिंग्स भी शामिल है? नहीं, उसमें पेंटिंग नहीं, स्कल्पचर की। सिर्फ स्कल्पचर की। मैंने 5 तकरीबन पेंटिंग की तो बाद में की, लेकिन ये कि स्कल्पचर की मैंने 5 एग्जीबिशन सोलो की, 2 आर्ट्स काउंसिल में की, PACC में की, एक्सपो में की। फिर इस तरह से बाकी ग्रुप में तो बहुत सारी की है मैंने, ग्रुप में तो बहुत सारी की हैं। तो फिर उसके बाद नहीं, ये जो आपने अकबर भाई, ये जो 5 आपने एग्जीबिशंस की सोलो, जी जी, तो इनका रिजल्ट कैसा रहा? लोग आके क्या उसको खरीदते थे, अप्रिशिएट करते थे? क्या मतलब आपको फाइनेंशियली बेनिफिट हो रहा था इन चीजों? हाँ, इसमें मतलब हम वहाँ पे जो एग्जीबिशन में ये होता है कि जाहिर रखते हैं, लोग देखते हैं, अप्रिशिएट करते हैं, पसंद करते हैं काम को। कुछ जो है बायर टाइप या कुछ जो है क्लाइंट होते हैं, वो अगर उनको पसंद आई चीज तो वो सेल भी हम करते हैं। अच्छा, एग्जीबिशन मतलब आई मीन एट द एंड ऑफ द डे मतलब बेनिफिट्स हो रहे हैं। जी जी जी, अभी भी कर रहे हैं आप एग्जीबिशंस कर रहे हैं अभी भी? अभी मैंने स्कल्पचर की तो काफी ऐसा वो नहीं कि अब करूंगा इंशाल्लाह। तो अब मैंने नया काम एक और बनाया है। अच्छा। तो वो ये तो मैंने, अच्छा फिर साथ साथ जो है ना, मैं ये मुझे थोड़ा सा पेंटिंग का भी शौक हुआ। तो मेरे उस्ताद हैं जब्बार, तो मैं वो इत्तेफाक से मुलाकात हो गई मेरी यही स्कल्पचर के सिलसिले में, एग्जीबिशनों में। तो ऐसे ही अपना, तो फिर उनसे मैंने थोड़ा बहुत पेंटिंग का भी सीखा। तो थोड़ा सा मैं लैंडस्केप, रियलिस्टिक नहीं, अच्छा, लैंडस्केप या थोड़ा सा हल्का एब्स्ट्रैक्ट टाइप वो कर लेता हूँ, लेकिन पेंटिंग इतनी नहीं जितना स्कल्पचर। तो अब जो मैंने काम, फिर मैंने कहा थोड़ा सा चेंज किया जाए, क्योंकि वो पत्थर और ये और मार्बल बड़ा हैवी काम हो गया। जी बिल्कुल बिल्कुल, है ना। तो फिर बीच में थोड़ा सा वो, उससे फिर बड़ा तबीयत भी वो हो गई थी, डस्ट और ये और वो। लेकिन ये है कि वो मैं कर लेता था, आदत हो गई। तो फिर एकदम से मुझे आइडिया है कि मैंने कहा यार कुछ चेंज किया जाए। तो अब मैंने नया काम बनाया है, और मैंने जो ये कचरे से समझ लें। अच्छा, मतलब ये कि जो बेकार चीज होती है या जंक की, जो जैसे कि
गाड़ी के कोई पार्ट्स हैं वो बेकार हैं, मोटरसाइकिल के पार्ट्स हैं वो बेकार हैं, या कोई घर में अच्छा इनको रीयूज कर रहे हैं, यहाँ इनसे तक चीजें बना रहे हैं। हाँ, मैं इनसे स्कल्पचर बनाए हैं मैंने। अच्छा और अकबर कुछ, भाई बातें खैर आपसे जितनी की जाए कम है, और ये जो आपने अब शुरू किया है काम, इंशाल्लाह आई एम श्योर कि जिस तरह आपने मेहनत की है तो ये इसका भी अपना एक मकाम होगा। हम कंटिन्यू करते हैं, लेकिन आपको पता है लिमिटेड टाइम होता है हमारे पास प्रोग्राम का। इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो फिर भी कोई मौका मिलेगा आपको हम इनवाइट करेंगे। थैंक यू वेरी मच, आप आए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला आपको कामयाब करे जो आप एक विज़न लेके चल रहे हैं, क्योंकि बेसिकली हम बड़े लिमिटेड रिसोर्सेज वाले लोग होते हैं और हमें अप्रिशिएशन चाहिए होता है, और हमें इतना चाहिए होता है कि हम अपना चूल्हा जो है ना वो कंटिन्यू कर सकें ना, वो इजीली चलता रहे। तो इंशाअल्लाह ताला बहुत बेहतर होगा। कोई मैसेज अगर आप छोटा सा देना चाहें तो प्लीज़ गो अहेड हमारे व्यूअर्स को। बस मैसेज में ये कहूँगा, जो भी काम करें आप दिल लगा के मेहनत से करें, और बस उसमें मतलब कंजूसी ना करें ताकि मतलब बस जितनी लगन से, मेहनत से, दिल से काम करेंगे ना तो इंशाल्लाह कामयाबी होगी और कामयाबी मिलेगी। जज़ाकल्लाह, थैंक यू वेरी मच अकबर भाई, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अल्लाह ताला आपको खुश रखे, मज़ीद कामयाबी दे आपको, एंड यू विल एंजॉय। तो आपने देखा कि अकबर भाई क्या कर रहे हैं, यानी थिएटर, टीवी, स्कल्पचर बनाना, मुख्तलिफ चीज़ों जो हम फेंक देते हैं उनको रीयूज़ करना। कोशिश होगी हमारी कि हम आपको कोई वीडियो शेयर करें इनके काम की, या पिक्स आपको इसी उसमें इंटरव्यू में दिखाएं, ताकि पता चले कि हमारे लोग क्या क्या कर रहे हैं और क्या क्या कोशिशें हैं वेरी लिमिटेड रिसोर्सेज में। तो ऐसे लोगों को हमें अप्रिशिएट करना चाहिए, हमें ताउन करना चाहिए, इनके एग्जीबिशंस में जाना चाहिए, इनकी बनाई हुई चीज़ों को ख़रीदना चाहिए, ताकि क्या है कि ये सिलसिला जारी रहे और ये आगे बढ़ते रहें। थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद अस। आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा। हमारी कोशिश यही है कि हम ऐसे लोगों को इस प्रोग्राम में लाएं जो नॉर्मली कहीं भी किसी भी जगह इनवाइटेड नहीं होते। तो थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अल्लाह हाफ़िज़।